अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खाना शाना खा चुके होंगे। आज जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपना कल का जो हमने छोड़ दिया था टॉपिक बीच में से ही, क्योंकि कल हमने टेस्ट डिस्कस भी किया था तो हमारा टॉपिक कल कंप्लीट नहीं हो पाया। उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको आज हम कंप्लीट भी कर देंगे। सर लगता है आज खूब खा के आएंगे। वो नहीं यार, आज कहाँ खाया, मैंने नहीं खाया इतना। ठीक है, आप लोग तो खा लेते हैं, मैं रह जाता हूँ। ठीक है, आप लोग खा लेते हैं हमेशा और मैं रह जाता हूँ। मेरी यूएसबी किधर गई? मेरी यूएसबी फिर गुम गई। मिल गई। सर आपने खाना खा लिया? नहीं बेटे, मैंने नहीं खाया अभी तक पूरा। चल आगे चलते हैं आज हम। सर हमने लेक्चर के इंतजार में खाना नहीं खाया सर, आपका टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा। ठीक है अपना टाइम आएगा, परेशान नहीं होना। सर सुनाने में क्या है, क्या है समझ नहीं आई आपकी बात। सुनाने में क्या है, 1 सितंबर स्कूल खुला, अच्छा सुनने में आया है। खुलने तो बेटे आपका बिल आ रहा है। आप तो ऐसे बात करें जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बनिए खुलते हैं तो खुल जाए, नहीं खुलते ना खुले। आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ते रहें बस, दैट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी एक एमसीक्यू के साथ। ठीक है, एमसीक्यू होगा हमारा। एमसीक्यू हमारा क्या होगा? एमसीक्यू है जी, in which of the following pathway osmosis does not take place? ठीक है जी, ऑस्मोसिस नहीं होती। अल्फा है जी आपका एपोप्लास्ट पाथवे, बीटा है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, चार्ली आपका बोथ, और डेल्टा है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, डेल्टा है आपका नन ऑफ दिस। तो जाओ बच्चों जी, इसका क्या आंसर बनेगा? चलें अब अपनी डिस्कशन बंद कर दें। ठीक है, तो जल्दी से मेरे क्वेश्चन का जवाब दें। हाँ जी बच्चों, क्या जवाब है इसका? जल्दी से जवाब दें, क्या आंसर है? हाँ जी, तो ऑस्मोसिस किसमें नहीं होगी? एपोप्लास्ट पाथवे में ऑस्मोसिस नहीं होगी, बिकॉज एपोप्लास्ट पाथवे में पानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। और ऑस्मोसिस के अंदर हम हमेशा पढ़ते हैं ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो आपका एपोप्लास्ट पाथवे है, इसके अंदर आपका जो पानी होता है ये सेल के अंदर एंटर ही नहीं होता, मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं करता, वो तो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा होता है, मेम्ब्रेन इसमें आती ही नहीं है। सो एपोप्लास्ट पाथवे जब मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा, ये वाली सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा पानी, सो इसके अंदर ऑस्मोसिस नहीं होगी। सिंपलास्ट पाथवे में ऑस्मोसिस होगी, बिकॉज सिंपलास्ट पाथवे के अंदर वाटर जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो एपोप्लास्ट पाथवे में सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ही वाटर जो है वो एक सेल वॉल से अगली सेल वॉल, और जो सेल्स के दरमियान स्पेस है, इंटर सेलुलर स्पेस कह लें उसको, उस स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, जो सेल के बाहर स्पेस है, उसमें से ही होता हुआ पानी आगे चला जाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी नो ऑस्मोसिस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दैट के सेल मेम्ब्रेन बीच में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। सर वाटर तीनों पाथवेज में से कोई भी फॉलो कर सकता है जी, डिपेंड करता है कि वाटर चाहता क्या है। ठीक है, अगर तो तीनों पाथवेज मिलकर अपना काम करते हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन है, वैक्यूलर पाथवे, वैक्यूलर पाथवे जो है, अल्लाह अल्लाह भला करे आपका, वैक्यूलर पाथवे में फॉलो, वैक्यूलर पाथवे में फॉलो द, ठीक है,
वैक्यूलर पाथवे में फॉलो द एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ब्लैंक बना लें ताकि आपको सबके साथ पाथवे ना लिखना पड़े। बच्चों इसका क्या जवाब बनेगा? वैक्यूलर पाथवे में फॉलो द डैश पाथवे, वो किसको फॉलो कर सकता है? वैक्यूलर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या जवाब है? सिंपलास्ट पाथवे। क्या वजह है? क्योंकि सिंपलास्ट पाथवे में पानी जो है ना ये साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेगा और वहीं से पानी जो है अल्लाह भला करे आपका वैक्यूल में जा सकता है। एपोप्लास्ट में जो पानी मूव कर रहा है उसका जब आगे जाके ब्लॉक लगता है ना कैस्पेरियन स्ट्रिप में, उसके बाद सिंपलास्ट और फिर सिंपलास्ट से वैक्यूलर, यानी वैक्यूल में कोई चीज एंटर होगी तो वो साइटोप्लाज्म से ही एंटर होगी। यानी किसी भी चीज को वैक्यूल में जाने के लिए पहले सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर वैक्यूल के अंदर एंटर हो सकता है। इसका मतलब वैक्यूलर पाथवे आमतौर पर सिंपलास्ट को ही फॉलो करता है। इसके बाद एक और चीज याद रखें कि जो क्या पढ़ाया सर ने, कोई बता दो प्लीज। हैं आप सोई भी थी लगता है, बेटे जागा करें, ठीक है। तो इसके बाद एक और आपको मैं बात बताऊं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह पानी की सारे बात कर रहे थे, लेकिन मिनरल्स वगैरह जो हैं उनके अंदर सल्यूट और आइंस हैं स्पेशली, ठीक है। मिनरल्स, आइंस, इनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो तीनों पाथवेज के जरिए हो सकती है। एपोप्लास्ट से भी हो सकती है, सिंपलास्ट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो मिनरल और आइंस वगैरह होते हैं ये पानी के अंदर ही डिजोल्व हुए होते हैं। सो दीज आर डिजोल्व्ड इन वाटर, डिजोल्व्ड इन वाटर, ये पानी में ही डिजोल्व हुए होते हैं और सैप बना होता है। तो जब रूट्स अब्जॉर्ब करती है ना पानी को, पानी के साथ मिनरल और आइंस भी अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। आइंस भी एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हैं और एंडो कैस्पेरियन स्ट्रिप जब आ जाती है ना तो फिर वो मूव करके साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं आइंस, और वो आइंस फिर वैक्यूल में भी जा सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज तो आपको पता है डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ये आयंस मूव करते हैं। उस फैसिलिटेटेड के स्पेलिंग गलत हो गए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। आयंस वगैरह की मूवमेंट के तरीके मैं लिख रहा हूँ, और तीसरा तरीका जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये तीन मशहूर तरीके हैं जिनके जरिए मिनरल्स और आयंस वगैरह ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है ये चीजें क्लियर हो गई, आसान सी चीजें थी, आपको पता चल गया। चले, अब क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा जो आइंस की ट्रांसपोर्ट है वो कौन सी ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है? एमसीक्यू जी आपका, मोस्ट मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस आइंस टेक प्लेस, ठीक है, ऑफ आइंस टेक्स प्लेस थ्रू। अब मैं इन्हीं को ही अपनी ऑप्शंस बना रहा हूँ, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा बना लें यहाँ पे ऑस्मोसिस। तो बच्चों इसका जवाब देंगे आप लोग अब कि सबसे ज्यादा जो आइंस की ट्रांसपोर्ट होती है, मोस्ट ऑफ द आइंस की ट्रांसपोर्ट वो इन चारों में से किसके जरिए होगी? हाँ जी बच्चों बताएंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस टेक्स प्लेस थ्रू, हाँ जी बच्चों किसके जरिए होगी? डॉक्टर बन जाए लेकिन पहले इस बात का जवाब दें। हाँ जी स्टूडेंट्स, हरी अब, शाबाश। जिन्होंने डिफ्यूजन बताया वो गलत है। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगी, बिकॉज आइंस फेस डिफिकल्टी आइंस फेस डिफिकल्टी इन मूविंग थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उनको जबरदस्ती लेके जाया जाता है थ्रू पंप्स, जैसे सोडियम पंप्स हैं, पोटाशियम पंप्स हैं, इस तरह के पंप्स होते हैं। और ऑस्मोसिस जो है ना, याद रखें, इट इज स्पेशल फॉर वाटर, इट इज स्पेशल फॉर वाटर। अब क्वेश्चन ये है कि वाटर के अंदर ही आइंस है, लेकिन वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए खुद ब खुद मूव कर रहा होगा, लेकिन आइंस को जबरदस्ती लेके जाया जा रहा होगा। देखिए दोनों चीजें इकट्ठी आ रही हैं, लेकिन एक को धक्के से लाया जा रहा है और एक खुद ब खुद आ रहा है। और एक बात आपको मैं बता दूं, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ही यही है। अगर ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सपोज करें, ठीक है, एक सेल इधर है और एक सेल इधर है, इन मेम्ब्रेन्स ने जबरदस्ती आइंस की ट्रांसपोर्ट करनी है
और इसको दूसरे सेल्स के अंदर ले जाना है। दीज आर द आइंस। आइंस जो है ना मिनरल्स वगैरह ये सल्यूट का काम करेंगे। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए और ज्यादा सल्यूट अगले सेल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई है और इधर कम है। ऑस्मोसिस यही तो है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सल्यूट टू हाई सल्यूट। तो सल्यूट का पीछा करते करते पानी भी आ जाएगा। तो दोनों चीजें आएंगी इकट्ठी, लेकिन आइंस को मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए और अल्लाह भला करे आपका पानी को ऑस्मोसिस के जरिए आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी अल्टीमेटली जालम के अंदर पहुंच जाएंगी। तो आज हमने जालम से इसको ऊपर पहुंचाना है ताकि फाका हो सके। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगा आपका, जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें क्योंकि ये बच्चों वाले कॉन्सेप्ट हैं। अब हमारे जो इस वक्त जो बच्चों हमारे पास वाटर और आइंस हैं, यानी वाटर प्लस मिनरल हैं, जो सैप है, वो सैप हमारा इस वक्त कहां पर है? जड़ों के अंदर है, रूट की जालम के अंदर है। अब हम रूट की जालम से उसको एरियल पार्ट्स यानी लीव्स तक पहुंचाना चाहते हैं। सो हियर वी गो, वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, और इसको नाम देंगे एसेंट ऑफ सैप। और सैप मैंने बता दिया, एसेंट ऑफ सैप का मतलब है ऊपर जाना। एसेंट मीन ऊपर लेके जाना, असेंडिंग, ऊपर लेके जाना। ऊपर लेके जाने के लिए बच्चों 3 मेन जो है ना वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर है कोहेरेंट टेंशन के जरिए पानी ऊपर जाता है, कोहेरेंट टेंशन। दूसरा फैक्टर है रूट प्रेशर के जरिए पानी ऊपर जाता है। ठीक है, और थर्ड फैक्टर जो है वो इम्बिबिशन के जरिए पानी ऊपर जाता है, इम्बिबिशन के जरिए पानी ऊपर जाता है। ठीक है, हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस करना है कोहेरेंट टेंशन को। ये आपको पता है एक सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है, जो डिक्सन ने प्रपोज की थी। डिक्सन साहब ने फरमाया कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के अंदर पानी को ऊपर लेके जाने का जो जिम्मेदार है वो 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। यानी अगर ये आप दरख्त बनाएंगे ना बच्चों, ये अगर आप दरख्त बनाते हैं तो इस दरख्त के अंदर ये रूट्स हैं। इन रूट्स के अंदर जो अल्लाह भला करे आपका पानी और सैप आ चुका हुआ है, इनको यहाँ से हमने ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। इसको ऊपर लेके जाने के लिए कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के मुताबिक 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर, आपने बताया था कि एपोप्लास्ट से आगे वैक्यूलर भी हो सकता है। बेटे वैक्यूलर और एपोप्लास्ट के दरमियान में सिम्प्लास्ट तो आएगा ना। सेल वॉल से डायरेक्ट वैक्यूल में कोई जंप मार सकता है, बीच में साइटोप्लाज्म तो आएगा ना। जब साइटोप्लाज्म आ गया तो समझें सिम्प्लास्ट आ गया। तो उन दोनों के बीच में सिम्प्लास्ट लाजमी आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा पानी सैप ऊपर जाना चाहता है, ये अब लिफ्ट के जरिए ऊपर जाएगा। ये जो लिफ्ट है, ये जो इस प्लाजे में ऊपर जा रही है, ये सैप को ऊपर ले जाएगी। इस लिफ्ट को ऊपर लेके जाने में 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहला फैक्टर कोहेरेंट खुद है। कोहेरेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कोहेसिव फोर्स। याद रखें बच्चों, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना वो दो तरह की होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स 2 तरह की होती है उसमें, बल्कि इसको यहाँ देखना चाहिए ताकि ये टाइप्स के अंदर आ जाए। अट्रैक्शन 2 तरह की होती है। एक अट्रैक्शन को कहते हैं कोहेरेंट। अगर अट्रैक्शन सेम चीजों के दरमियान में हो, बिटवीन सेम चीजें, सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम, सेम जो भी चीज है, अगर सेम चीजों के दरमियान में हो तो उसको कोहेरेंट या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ये वाटर के साथ जो है ना, वाटर के साथ क्या होगी? एक कोहेरेंट होगी। सो इन दिस वे वाटर के साथ मिलकर एक पूरा कॉलम बना देगा इस जालम के अंदर। अगर यहाँ पे जालम है तो ट्यूब लाइक, आपको पता है जालम के सेल्स होते हैं इस तरह लंबे लंबे। इन लंबे सेल्स के अंदर पानी के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, वाटर इस तरह एक लंबी जो है ना आपकी अल्लाह भला करे चेन यानी कॉलम बन चुका होगा। ये कॉलम आपकी रूट से लेके ऊपर तक जाएगा। ये लंबा वाटर का कॉलम है। दिस अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेरेंट। लेकिन आपको पता है इतना लंबा कॉलम है, ये दरमियान से अगर ब्रेक डाउन हो गया, इधर से अगर ये वाटर की चेन टूट गई, सारा पानी धड़ाम थल्ले आ बजेगा, सारा पानी
धड़ाम नीचे आ जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है, बिल्डिंग से एक बंदा नीचे 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 लटक रहा है, उसकी टांगों से दूसरे बंदे ने पकड़ा हुआ है, वो नीचे लटक रहा है, उसकी टांगों से एक और बंदे ने अपने हाथ जो है वो रखे हुए हैं, उसकी टांगों को किसी और ने पकड़ा हुआ है। तो ये इतने ज्यादा बंदे जो है ना एक दूसरे की टांगों को पकड़ के लटके हुए हैं। एक बंदे के भी हाथ छूटे ना सारे धड़ाम थल्ले, एक बंदे के भी हाथ अगर छूट गए तो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। इसलिए जरूरी ये होगा कि उन्होंने जो एक दूसरे की टांगे पकड़ी ना वो साथ साथ दीवार के ऊपर भी थोड़ा सा क्या नाम है अटैच हो जाए। दीवार के साथ अगर वो लगे रहेंगे तो उनका नीचे गिरने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, ले जी सर, हम एपोप्लास्ट को नॉन लिविंग और सिम्प्लास्ट को लिविंग। बेटे सेल वॉल नॉन लिविंग होती है इसलिए कहते हैं, आपको नहीं पता? ये तो जब से छोटे छोटे बच्चे तब से पढ़ रहे हैं कि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, तो सेल वॉल वाला पाथवे भी नॉन लिविंग पाथवे होगा। ओके, नहीं पता तो अब लिख लें, सेल वॉल नॉन लिविंग है। चले सर, वो गिरने नहीं देने हमने, इसलिए इनका जालम की दीवार के साथ भी बॉन्ड होना चाहिए। तो इसको मैं एचडी में बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने ये क्या किया। ये जालम का अगर एक पूरा ट्यूब है जिसमें जालम के लंबे लंबे सेल्स हैं, तो ध्यान से आपने ये चीज देखनी है। ये वाटर है, वाटर के साथ, लेकिन वाटर के साथ साथ जालम की दीवार के साथ भी जो है ना वो अट्रैक्शन होगी, ताकि ये जो कॉलम है ये ब्रेक डाउन ना हो सके। तो आपस में भी अट्रैक्शन है और दीवार के साथ भी अट्रैक्शन है। जो जालम की दीवार के साथ अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज एडहेशन। एडहेशन किसमें है जी? वाटर की जालम की वॉल के साथ अट्रैक्शन है। और याद रखें, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज एडहेसिव फोर्स या एडहेशन। So between same molecule is called cohesion and between different molecule is called adhesion. So water जालम के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, वाटर कुछ और चीज है और जालम कुछ और चीज है, डिफरेंट चीजें हैं, तो दिस इज नोन एज एडहेशन। तो इस तरह ये लंबी सी चेन है, इस चेन के अंदर अब खिंच पैदा होगी, खिंचाव पैदा होगा। ये खिंचाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उस वक्त खिंचाव पैदा होता है जब ऊपर से पानी उड़ता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, आपको पता है ट्रांसपिरेशन से जब पहला मॉलिक्यूल ऊपर से उड़ेगा तो ये खिंचाव पैदा होगा, ये बाकी की पूरी चेन जो है ना वो ऊपर आ जाएगी। दूसरा मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल की जगह पे आ जाएगा, तीसरा दूसरे की जगह पे, चौथा तीसरे की जगह पे। इसी तरह जो 550 है वो 549 वाली की जगह पे आ जाएगा। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर चले जाएंगे। ये खिंचाव है, जो खींच, इसको कहते हैं खिंच, खिंचाव जो पैदा हो रहा है, दिस खिंचाव इज नोन एज टेंशन। और ये टेंशन क्यों पैदा हो रही है? ड्यू टू ट्रांसपाइरेशन। ऊपर से पानी उड़ रहा है जिसकी वजह से एक पुल पैदा हो रहा है और इस पुल को हम ट्रांसपिरेशनल पुल का नाम देते हैं। और यही एक आप लोगों का मैकेनिज्म है, पहले पुल क्रिएट होगा, फिर पानी ये जो इधर है वो ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ है वो इधर आ जाएगा, रूट्स वाला इधर, और रूट्स के अंदर फिर सॉइल में से पानी एंटर होगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। दोबारा सुन लें, अगर इस पत्ते में से ट्रांसपिरेशन होती है, पत्ते के अंदर से ट्रांसपिरेशन हुई, पत्ते के अंदर मौजूद जाइलम के जो अंदर पानी है वो पत्ते के मेसोफिल सेल में आ जाएगा। फिर ये स्टेम के साथ भी जुड़ा हुआ है, स्टेम की जाइलम से पानी पत्ते की जाइलम में आ जाएगा। इधर जो स्टेम है यहाँ से पानी ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये स्टेप वाइज सारा पानी ऊपर उठता चला जाएगा और रूट्स का पानी स्टेम में चला जाएगा, रूट्स खाली हो जाएंगी, रूट्स में फिर पानी कंसंट्रेशन की वजह से सॉइल से एंटर होगा, तो सॉइल का पानी रूट्स में चला जाएगा। जब रूट्स में जगह यानी कैपेसिटी क्रिएट होगी और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल मैकेनिज्म। और इसमें आखिरी जो फैक्टर है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जाइलम वॉल्स। इस सारे काम के लिए जाइलम को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल नहीं होगी तो वो डैमेज हो सकती है, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। वो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, दे शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ताकि ये वाला सारा काम करते वक्त जो जाइलम की दीवारें हैं ये डैमेज ना हो जाए, ये अंदर की तरफ बक्कल ना कर जाए, ये इस चेन को तोड़ ना दे।
तो ये अपनी जगह पे मेंटेन रहने के लिए इन दीवारों की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ताकि ये अपने ट्यूब को मेंटेन, जैसे हमारा पानी वाला पाइप होता है ना, वो समटाइम मुड़ जाता है, बक्कल हो जाता है, मुड़ जाता है, ये बक्कल नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए ये वाली दीवार, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, सो दैट ये वाला प्रोसेस कंटिन्यूअसली वकू पजीर होता रहे। ठीक है जी। तो पानी कहाँ था? पानी था इधर रूट्स में। हमने ट्रांसपीरेशन से एक खिंचाव पैदा किया और उस खिंचाव से पानी ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा लिया। फिर रूट्स में जो कैपेसिटी क्रिएट हुई, रूट्स के अंदर पानी सॉइल से एंटर हो गया। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने पानी को पत्तों तक पहुंचा दिया। जब तक ट्रांसपीरेशन होती रहेगी तब तक पानी ऊपर उठता रहेगा। ये तो ऊपर से खिंचा होगा, आपको पता ना, जब भी आप किसी चीज को अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो आप पुल करें, लेकिन आपको पता है एक पुश भी होता है। जब आप पुल करते हैं किसी चीज को और साथ में नीचे से पुश भी करते हैं तो ज्यादा काम होता है। पुश का काम रूट प्रेशर करता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं। अगर आप एक भारी सी चीज को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ऊपर से खींचें, लेकिन नीचे से पुश भी करें तो वो और ऊपर जाएगा पानी। तो रूट प्रेशर, रूट्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ड्यू टू साल्ट पानी को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वो रूट प्रेशर नीचे से पुश भी करता है पानी को। तो दोनों चीजें मिलकर पानी को ऊपर भेजती हैं और हमारा पानी एरियल पार्ट तक पहुंच जाता है। इम्बिबिशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। इम्बिबिशन में पाथवे एपोप्लास्ट इस्तेमाल होता है, सेल वॉल टू सेल वॉल, सेल वॉल टू सेल वॉल, सेल वॉल टू सेल वॉल भी पानी ऊपर जाता है। ये तो हमारे जालम के अंदर पानी आ गया ना, समटाइम पानी जालम के अंदर नहीं आता, जालम की दीवारों के अंदर, सेल वॉल के अंदर मूव करता है, सेल वॉल के अंदर। ये एपोप्लास्ट पाथवे था, आज उसी पाथवे को मैंने इम्बिबिशन का नाम दे दिया। तो ये आपको जनरल सा मैंने आइडिया दिया, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक कि आपको कोई प्रॉब्लम है पानी को रूट से एरियल पार्ट तक पहुंचाने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरी अप, यू हैव ओनली 1 मिनट। हरी अप बच्चों। पानी ये सारा ऑस्मोसिस के जरिए ऊपर जाएगा, ये सिंपल है। ठीक है। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन है तो बुक से अच्छी तरह इसको रीड कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना वो अच्छी तरह फायदा हो जाए। ठीक है, चलें, क्लियर है। अभी जो ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ी है, आपको पता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, स्टोमेटल, स्टोमेटल, लेंटिक्यूलर और क्यूटिक्यूलर। स्टोमेटा से 90% होती है, लेंटिसेल से 1 से 2% होती है, क्यूटिकल से 5 to 7% ट्रांसपीरेशन होती है। तो स्टोमेटा की डेफिनेशन मेरा नहीं ख्याल आपको नहीं आती, लेंटिसेल्स की मेरा नहीं ख्याल आपको नहीं आती, क्यूटिकल की मेरा नहीं ख्याल आपको नहीं आती। अगर आपको इनमें से किसी में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिए, लेंटिसेल थोड़े से मुश्किल किस्म के पोर्स हैं और ये लकड़ी में होते हैं। मैं आपको एक आसान सी चीज बता देता हूँ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स। ठीक है, यानी पत्ते हो गए, ग्रीन स्टेम्स हो गई, उनके ऊपर स्टोमेटा होंगे। और लेंटिसेल जो होते हैं ये आमतौर पर वुड, ठीक है, वुडी बार्क में होते हैं, जो लकड़ी की बार्क होती है ना, उस बार्क के ऊपर आपको लेंटिसेल मिलते हैं। क्यूटिकल भी आमतौर पर आपको स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स की कोटिंग के ऊपर आपको मिल जाती है। ठीक है, फ्रूट्स चूंकि ग्रीन नहीं होते सारे, इसलिए मैंने वहां पे ग्रीन पार्ट्स नहीं लिखा। ठीक है, तो क्यूटिकुलर वगैरह भी आपको मैंने बता दिया। ये कहाँ होते हैं बता दें, इनकी डेफिनेशन आप सबने पढ़ी हुई अच्छी तरह, मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है बेटा? ये केमिस्ट्री की टर्म आप बायो में पूछ रहे हैं, आपकी शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, कैपिलरी एक्शन केमिस्ट्री की टर्म बायो में पूछ रहे, देखें इसका क्या हाल है। वो ये जो जालम मैंने पढ़ाया सारा ये क्या, ये कैपिलरी एक्शन था, ऐसे 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 मूव करना। ठीक है, बाकी इसकी आप डिटेल खुद से पढ़ लीजिएगा। ब्लीडिंग बेटे, ब्लीडिंग जिस तरह हमारा खून निकलता है ना प्लांट्स का, जाइलम में से जो सैप मूव कर रहा है वो निकलता है, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग समझना है ना, आप क्या करें, आप एक वटा लें, वटा खींच के ना आप दरख्त को या पत्ते को मारें, अगर उसमें से पानी निकलता है
तो समझो ब्लीडिंग हो रही है, अगर पानी नहीं निकलता तो समझो ब्लीडिंग नहीं हो रही। कुछ प्लांट्स की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, उनका सैप बहुत ज्यादा निकलता है, जालम का भी फ्लोएम का भी, ठीक है, लेकिन सम कुछ का बहुत कम निकलता है, वो डिपेंड करता है प्लांट्स कौन से। मैं वो जो ट्रांसपीरेशन की टाइप्स में स्टोमेटा की डेफिनेशन, लेंटिसेल की डेफिनेशन और क्यूटिकल की डेफिनेशन जो है वो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेंटिसेल की बात याद रखें, ये दानों की तरह होते हैं स्कार्स की फॉर्म में, छोटे 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 स्मॉल स्कार्स होते हैं जो सरफेस ऑफ स्टेम पे नजर आते हैं, जो वुडी होती है आमतौर पर, और लूज लूज सेल्स होते हैं, जहाँ पे वो आपको लेंटिसेल आता है ना नजर, जो सुराख है उस सुराख के आसपास लूज किस्म के सेल्स होते हैं, जिनमें स्पेसीज ज्यादा होती है। ये बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज स्टोमेटल की ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन तभी होगी बच्चों जब स्टोमेटा ओपन होंगे, जब स्टोमेटा ओपन होंगे। जब तक स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तब तक स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन नहीं हो सकती। तो आपको स्टोमेटा ओपन करने के लिए 9th में भी पढ़ाया गया, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया, ठीक है, और आप लोग अब एंट्री टेस्ट के बच्चे हैं, क्या ख्याल है? तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं। बेशक बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो दो किस्म के हैं। पहला फैक्टर है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। चेक करें इस हाइपोथेसिस के मुताबिक स्टोमेटा कैसे जो है वो ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है, ठीक है। सर इसमें ब्लीडिंग भी है, ब्लीडिंग नहीं है, पढ़ लें बुक में। ब्लीडिंग कौन सा मुश्किल टॉपिक है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ब्लीडिंग जूस निकलना, प्लांट में से जूस निकलना, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई लफ्ज ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों, थोड़े से बड़े हो जो। वट्टा पत्थर को कहते हैं, ठीक है, पत्थर मारे किसी प्लांट को, उसमें जूस बाहर आएगा, वो ब्लीडिंग होगी। लेकिन बच्चों स्टार शुगर हाइपोथेसिस वैन मोहन ने प्रपोज किया था, इसने कहा कि शुगर जो है ना ये डे टाइम में प्रोड्यूस होती है। शुगर तो जब प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन शुगर जब भी इंक्रीज होती है तो उससे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मसलन मैं एक लेयर बना रहा हूँ, ये एपिडर्मल सेल्स की लेयर है, ठीक है, इनके बीच में ही गार्ड सेल्स होते हैं, इनके बीच में ही गार्ड सेल्स होते हैं। दिन के वक्त डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर सिंथेसिस होती है। शुगर जब बढ़ती है ना, आपको पता है शुगर का लेवल बढ़ने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। और एक बात यहाँ पे याद कर लें, जहां जहां सल्यूट होता है ना उधर उधर पानी होता है, सल्यूट के पीछे पीछे पानी मूव करता है। ये बात ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में आपने पढ़ी हुई है। वाटर मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सल्यूट टू एरिया ऑफ हाई सल्यूट। वाटर अल्लाह भला करे आपको आपको आपके सल्यूट का पीछा करता है। तो जब शुगर का लेवल गार्ड सेल के अंदर बढ़ता चला जाएगा, गार्ड सेल के अंदर बढ़ता चला जाएगा, ये दिन है, दिन के वक्त गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, शुगर बढ़ती है, तो शुगर के बढ़ने से वाटर मॉलिक्यूल्स आसपास के सेल से गार्ड सेल में एंटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एंटर होते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। वो आपको मैंने बता दिया है, ऑस्मोसिस हमेशा शुगर का सल्यूट का पीछा करता है। तो ये फूल जाएंगे, जैसे ही पानी आएगा ये टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड होने से इनके दरमियान वाला जो सुराख है वो खुल जाएगा। तो डे टाइम में ऐसा होता है। रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त पहले मैं लिख दूं, वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस, ये तो दिन के वक्त हो गया। नाइट के वक्त क्या होगा, नाइट के वक्त स्टोमेटा बंद कैसे होंगे? क्या आपको पता नाइट के वक्त शुगर नहीं बनती, नाइट के वक्त शुगर नहीं बनती, नाइट के वक्त शुगर कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च के अंदर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शुगर जो है ना वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज। ये रात के वक्त ये काम होगा, शुगर नई नहीं बनती, जो बन गई थी ना दिन के वक्त वो इस्तेमाल हो जाएगी,
और जो इस्तेमाल नहीं होगी वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। देखें, दिन के वक्त तो शुगर बनती रहती है, इस्तेमाल भी होती रहती है, रात के वक्त नहीं बन रही होती। रात के वक्त क्या होती है, जो बनी थी ना दिन के वक्त वो इस्तेमाल होती है और बाकी जो रह जाती है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। अब अल्लाह भला करे, जो आपकी स्टार्च है, ये जो आपकी स्टार्च है, ये सल्यूट के तौर पर एक्ट नहीं करते, क्योंकि हमने पॉलीसेकेराइड में पढ़ा था कि स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट कैन नॉट अट्रैक्ट पानी। पानी स्टार्च का पीछा नहीं करता, सो गार्ड सेल में से पानी दोबारा वापस निकल जाएगा, गार्ड सेल से पानी वापस बाहर निकल जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगी, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और श्रिंक होने से इनके दरमियान वाला जो सुराख है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आसपास वाले सेल ज्यादा टर्जिड हो जाएंगे, सो पानी निकल जाएगा। क्यों निकला? क्योंकि शुगर नहीं रही, जो थी वो इस्तेमाल हो गई और जो बाकी थी वो इनसोल्युबल स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होकर स्टोर हो गई। अब आपका सल्यूट नहीं है, सल्यूट नहीं है तो पानी जो है ना वो वाटर गार्ड सेल से निकलकर वापस एपिडर्मल सेल के अंदर चला जाएगा। सो वाटर विल लीव्स बाय एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस के जरिए पानी गार्ड सेल से निकल जाएगा और गार्ड सेल जो है ना उनके दरमियान वाला सुराख बंद हो जाएगा, इससे स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और इस तरह करने से स्टोमेटा क्लोज। यहाँ लिख सकते हैं गार्ड सेल टर्जिड, स्टोमेटा ओपन, गार्ड सेल श्रिंक, स्टोमेटा क्लोज। इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मेन चीज आपने देखनी है कि स्टार्च का नाम यहाँ पे क्यों है और शुगर का नाम यहाँ पे क्यों है। शुगर का नाम डे के वक्त के लिए कि डे के वक्त शुगर बन रही होती है, सल्यूट आ रहा होता है और पानी सल्यूट का पीछा कर रहा होता है। स्टार्च जो है ना ये इनसोल्युबल है, रात के वक्त शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या पानी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, ये था पहला हाइपोथेसिस। शुगर ने रोल प्ले किया, फोटोसिंथेसिस के जरिए बनी थी, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का रोल है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा पोटाशियम आयन का भी रोल है, ये सेकंड हाइपोथेसिस है। कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि पोटाशियम आयन भी यही काम कर रहे होते हैं। वो ये काम कैसे कर रहे होते हैं, अगर तो मैं गार्ड सेल आपको बना के दिखाऊं, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल क्या करते हैं, ये उस वक्त ओपन करते हैं स्टोमेटा को जब पोटाशियम आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं गार्ड सेल के अंदर फ्रॉम दी सराउंडिंग एपिडर्मिस। होता क्या है कि जो पोटाशियम आयंस हैं, आपको पता है इसके आसपास एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ भी और इधर भी थोड़े से बड़े सेल्स बनाए हैं। इधर से पोटाशियम आयन जबरदस्ती इसके अंदर एंटर होते हैं। और आपको पता है पोटाशियम आयंस हैं, आयंस हमेशा सल्यूट का काम करते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पोटाशियम आयन गार्ड सेल के अंदर, ये तो दोनों गार्ड सेल ही हैं, थोड़े से इसको जरा प्यारा करते हैं ताकि पता चल जाए, ये दो गार्ड सेल हैं, यहाँ से पोटाशियम आयन गार्ड सेल में एंटर हो रहे हैं, पोटाशियम आयन गार्ड सेल में एंटर हो रहे हैं। तो गार्ड सेल में जब पोटाशियम आयन एंटर होते हैं तो सेम प्रोसेस है, पानी पोटाशियम आयंस का पीछा करता है। ये बात इतनी मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये बात है कि पोटाशियम आयंस गार्ड सेल में आते क्यों हैं, इसको समझना आपके लिए मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, चैट हाइड कर दें। ठीक है बेटे, जैसे ही वो आते हैं ना मैं चैट हाइड करवा देता हूँ। मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे, मैंने इनको कहा था आपस में डिस्कस ना किया करें। अगर तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और वाकई मुझे टीचर समझते हैं तो अब ये इस तरह के मैसेज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलें, पोटाशियम आयंस गार्ड सेल में आ गए। ये गार्ड सेल आपका अल्लाह भला करे बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। बात ये नहीं है कि ये गार्ड सेल में आ गए हैं, बात ये है कि ये क्यों आए। गार्ड सेल के अंदर पोटाशियम आयन आ गए, पोटाशियम आयन के पीछे पीछे पानी भी आ गया, गार्ड सेल टर्जिड भी हो गए। लेकिन मसला ये है कि ये क्यों आए, व्हाट आर दी कॉजेज, फैक्टर्स क्या हैं, किन फैक्टर्स की वजह से गार्ड सेल जो है ना वो एंटर होते हैं कहां पर, गार्ड सेल के। तो बच्चों इसमें दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर है। एक तो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो लाइट है ना, लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लू लाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जब तक ब्लू लाइट पड़ती रहती है प्लांट्स के ऊपर वो
स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। कैसे करते हैं ये भी मैं आपको भी पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप ये चैट बंद करें, वरना मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। चैट बंद नहीं करेंगे तो मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। चैट बंद करें। शाबाश, शुक्र है बात मान ली है। ले जी फैक्टर्स बताते हैं जी आपको क्या है। नंबर 1 फैक्टर है आपका लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेवल ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो आपको पता फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, तो मजीद कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कम कंसंट्रेशन ये फैक्टर बनती है स्टोमेटा को ओपन करवाने के लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली जाए और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना वो जारी रहे। तो लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो कंसंट्रेशन। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, लो कंसंट्रेशन या लो लेवल होता है, तब स्टोमेटा ओपन होता है। ये कब होता है? ये प्लांट्स के अंदर दिन के वक्त होता है। प्लांट्स के अंदर दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कम कंसंट्रेशन फैक्टर बनती है पोटाशियम आयंस को गार्ड सेल में लेके जाने के लिए। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है वो अभी तक रिसर्च में अननोन है, सही तरह पता नहीं। अलबत्ता जो सेकंड फैक्टर है ना ब्लू लाइट, इसका मैकेनिज्म कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता चला है कि ब्लू लाइट क्या करती है। आपको पता है ब्लू लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हाईएस्ट पीक पे है। ये आप लोगों ने पढ़ा था कि ब्लू लाइट का जो पीक है, ब्लू लाइट की जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पीक है वो सबसे ऊंची है। सबसे ज्यादा पौधा ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ना सिर्फ ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस करवाती है, बल्कि साथ साथ ये ब्लू लाइट एसिडिफाई कर देती है इन्वायरमेंट ऑफ गार्ड सेल को। कैसे एसिडिफाई करती है अभी मैं आपको करके चेक करवाता हूँ। एसिडिटी मेजर होती है हाइड्रोजन आयन से चेक करते हैं जी। हाइड्रोजन आयंस किस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर ब्लू लाइट लेकर जाएगी। जब गार्ड सेल्स के अंदर ब्लू लाइट पड़ती है, ये देखिए ये गार्ड सेल्स हैं। जब गार्ड सेल्स के ऊपर ब्लू लाइट पड़ती है ना, ब्लू लाइट, तो ये क्या करती है, ये ब्लू लाइट गार्ड सेल्स में से हाइड्रोजन आयंस को पंप करवा के बाहर निकलवा देती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकलवा देती है। तो जहां पे हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं, आपको पता है वो एनवायरनमेंट ज्यादा एसिडिटी वाला होता है। तो एनवायरनमेंट सारा एसिडिफाई हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो थे वो बाहर आ गए हैं। अब इस बात को ओवरकम करने के लिए गार्ड सेल हाइड्रोजन आयंस के बदले कुछ तो लेंगे ना, तो वो हाइड्रोजन आयंस के बदले पोटाशियम आयन लेना शुरू कर देते हैं, ताकि अंदर चार्जेस का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हाइड्रोजन आयंस ब्लू लाइट ने बाहर निकाले, तो उनके रिजल्ट में गार्ड सेल ने पोटाशियम आयंस को गार्ड सेल के अंदर इनटेक करना स्टार्ट किया, और गार्ड सेल्स के पीछे और पोटाशियम आयंस के पीछे पीछे आपको मैंने बताया पानी आ जाएगा। तो मेन चीज ब्लू लाइट का हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालना है पंपिंग करके। पंपिंग मीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबरदस्ती हाइड्रोजन बाहर आएंगे, सारा एनवायरनमेंट बाहर का एसिडिफाई हो जाएगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कहते हैं हमारे सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गए हैं, तो क्यों ना हम गार्ड सेल्स ये सोच रहे क्यों ना हम इसको बैलेंस करने के लिए पोटाशियम आयन अंदर ले आए। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इतना देखा गया कि जब ब्लू लाइट पड़ती है, ऊपर से ब्लू लाइट पड़ती है, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब ब्लू लाइट पड़ती है तो साइंटिस्ट ने देखा कि हाइड्रोजन आयन बाहर आने जो है वो लग जाते हैं, और पीछे पीछे पोटाशियम आयन अंदर जाते हैं, और पोटाशियम आयन के पीछे पीछे पानी आ जाता है। तो ये 4 स्टेप्स के अंदर काम कंप्लीट होता है। ठीक है, पहले क्या आती है ये लिख लें, इंशाल्लाह काम आएगा आपके। ब्लू लाइट पड़ती है, ब्लू लाइट पंप करती है प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन आयंस को। उसके रिजल्ट में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो अपटेक करते हैं पोटाशियम आयंस को, और उसके रिजल्ट में पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है और गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने डब्बे के अंदर सारा मेन मैकेनिज्म लिखवा दिया है।
ब्लू लाइट पड़ी किस चीज के ऊपर, गार्ड सेल्स के ऊपर, और पंप हुए प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन। उसके नतीजे में गार्ड सेल ने पोटेशियम आयन अपटेक किए और पोटेशियम आयन के पीछे पीछे पानी आ गया। पानी के आने से गार्ड सेल मजीद टर्जिड हो गए और टर्जिड होने से इनके दरमियान वाला जो सुराख है, जो पोर है, वो ओपन हो गया। ठीक है, यहां से अब चीज एंटर हो सकती है, बाहर निकल सकती है, ट्रांसपिरेशन कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, सो दोनों तरीके, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया वो तरीका भी गार्ड सेल्स को टर्जिड करने का था, और जो ये तरीका बताया बच्चों, ये वाला तरीका भी गार्ड सेल्स को टर्जिड करने का था। तो गार्ड सेल टर्जिड शुगर की वजह से भी होते हैं। सो टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, ये भी लिख लें, काम आएगी। टर्जिडिटी ये दो तरीकों से हो सकती है। इट कैन बी अचीव्ड बाय शुगर एंड इट कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय पोटेशियम आयन। शुगर के पीछे पीछे भी पानी आएगा, इन दोनों से फिर होगा क्या, एंडोस्मोसिस होगी, और एंडोस्मोसिस से आपको पता पानी सेल के अंदर एंटर होता है। तो जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो मेन फैक्टर यहाँ पे कौन था, ब्लू लाइट। मेन फैक्टर कौन था बच्चों, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन में ब्लू लाइट थी। ठीक है बच्चों, आपको पता है इसलिए हम ये कहते हैं स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट भी दिन में ही आती है। सूरज की रोशनी में, विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं ना, 7 में से एक ब्लू भी है। दिन के वक्त ही ब्लू कलर आता है, इसलिए स्टोमेटा भी दिन के वक्त ही खुलते हैं। रात के वक्त तो ब्लू लाइट आती नहीं है, इसलिए रात के वक्त स्टोमेटा खुलते भी नहीं है। इसीलिए तो बचपन से कह रहे थे कि दिन के वक्त। इसी तरह शुगर भी दिन के वक्त आती है, रात के वक्त नहीं आती। रात के वक्त वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कहां से कहां मूव करेंगे, हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, गार्ड सेल से बाहर। बच्चों अब मैंने कोई आप लोगों का जवाब देना है तो मुझसे सवाल पूछो। ठीक है सर, आयंस गार्ड सेल में पहले से होते हैं जी, पहले से होते हैं। हाइड्रोजन आयन पहले से होते हैं। ठीक है, वो तो आपको पता है, हर जगह ही होते हैं। चलें ठीक है, बहुत क्रिस्टल के लिए कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें बच्चों, जल्दी से। नहीं है तो क्लियर का मैसेज कर दें। ठीक है, नहीं है तो क्लियर का मैसेज कर दें, जल्दी करें। सर गार्ड सेल के बाहर के आयंस कहां से आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्ड सेल्स के बाहर ये सारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, बीच में गार्ड सेल्स होते हैं, सारे एपिडर्मल सेल होते हैं। गार्ड सेल हमेशा प्रेजेंट एपिडर्मिस के बीच में होते हैं आमतौर पर। तो एपिडर्मल सेल्स होते हैं सराउंडिंग में एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो वहीं से सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जो गार्ड सेल से चीजें बाहर निकलेंगी वो भी एपिडर्मल सेल में जाएंगी, जो गार्ड सेल के अंदर जाएंगी चीजें वो भी एपिडर्मल सेल से जाएंगी। ठीक है, क्लियर बच्चों, मैसेज नहीं कर रहे आप लोग क्लियर का, सोए में लगता है, जल्दी से मैसेज करें। ब्लू लाइट पढ़ा दी आपको, ब्लू लाइट आपकी बुक की एक लाइन के मुताबिक, ब्लू लाइट आल्सो इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस हैज शोन टू एसिडिफाई एनवायरनमेंट। दो काम है, फोटोसिंथेसिस में भी इफेक्टिव है और एसिडिफाई भी कर रही है हाइड्रोजन आयन के जरिए। ठीक है, ये वाला लिख लिया सबने बच्चों, मैसेज कर दो। क्या ये लिख लिया, ये फ्लो लिख लिया बच्चों, जल्दी से बताओ। ये फ्लो लिख लिया सबने, अगर लिख लिया तो फिर छुट्टी करते हैं, लेकिन आप मैसेज करेंगे सारे। क्या ये फ्लो लिख लिया? चलें जी ठीक है, आज इंशाल्लाह यहीं पे खत्म करते हैं, कल आगे चलेंगे। कल तक के लिए इंशाल्लाह आप लोगों ने सारा अच्छी तरह बुक से रीड करना जो आपके अमेरिका एड के सिलेबस में शामिल है। तो कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, मौज करें।